नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन शुरुआत करेंगे कि आज कौन कौन सी वो अहम खबरें हैं जो विस्फोट में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले विस्फोट में आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से अपनी ही बातों से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने दावा कर दिया है कि ईरान बातचीत के लिए गुजारिश कर रहा है। यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका ने जंग में सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि उनका मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन का नहीं था। ये और बात है कि आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या भले ही कर दी गई हो, लेकिन मुस्तफा को अब तक अमेरिका और इजराइल नहीं खोज पाए हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लेकिन अमेरिका अब तक ईरान के संवर्धित यूरेनियम का पता तक नहीं लगा पाया है। ये भी एक सच है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप जंग में बुरी तरीके से उलझ चुके हैं, लेकिन क्या इसके बाद कोई सीक्रेट डील हो जाएगी? हालात ऐसे हैं कि अमेरिका ना तो आगे बढ़ पा रहा है और ना ही पीछे जा पा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप जंग में जीत का ऐलान कर पा रहे हैं। हालांकि वो एक महीने के भीतर 30 बार ये कह चुके हैं कि वो इस जंग को जीत चुके हैं। इन सब के बीच में अमेरिका ने यह भी दावा किया कि ईरान बातचीत करना चाहता है। हालांकि ईरान ने अभी तक सीधे तौर पर अमेरिका से बातचीत की खबरों को नकार दिया है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक सीक्रेट डील चल रही है। क्या है वो डील और इसमें कौन कौन से किरदार शामिल है, वो भी आपको जानकारी देंगे। वही तीसरी बड़ी खबर में बात हॉर्मुज की करेंगे कि आखिरकार अमेरिका क्यों पीछे हट गया है और दुनिया में इसके बाद हाहाकार क्यों मच गया है। हॉर्मुज पर शिकंजा कस करके ईरान ने दुनिया को तड़पने के लिए मजबूर कर दिया है। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं और कई जगह तो तेल की कमी के कारण पंप तक बंद हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में दुनिया में एक नया खतरा भी पैदा हो गया है। दुनिया भर में तेजी से कम हो रहे कोयला आधारित बिजली घर एक बार फिर से चालू कर दिए गए हैं, जिनसे पर्यावरण प्रदूषण का खतरा पैदा हो रहा है। इस बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको दिखाते हैं अहम जानकारी। और खबर ये है कि यूएस इजराइल के हमलों से ईरान दहला हुआ नजर आ रहा है। इस्फहान में आईआरजीसी के ठिकानों पर एक बड़ा अटैक कर दिया गया है। इस युद्ध में बार बार अटैक तो किए जा रहे हैं और हर बार जो अटैक किए जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले हमलों से बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि यूएस इजराइल एक बार फिर से ईरान को दहला दिया है। एक बड़ा अटैक उनकी तरफ से कर दिया गया है और ये अटैक इस्फहान में किया गया है। आईआरजीसी के मिसाइल बेस पर जबरदस्त प्रहार किया गया है। ब्लास्ट के बाद वहां पर धुएं का और आग का गुबार उठा हुआ देखा जा सकता है। ये जो तस्वीर आई है, जरा वो आपको दिखा देती हूँ कि इस्फहान में आखिरकार हुआ क्या। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये जिस तरीके से यहाँ पर चिंगारी निकल रही है, जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी हुई है, वो ये बताने के लिए काफी कि इस्फहान में सब कुछ जला करके राख कर दिया गया है। आईआरजीसी को सबक सिखाया गया और जो अटैक किया गया उसकी वजह से हर ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। ये ऊंची ऊंची आसमान तक उठती हुई धुएं की लपटें, आग की चिंगारी ये बता रही है कि इस बार का जो हमला है वो कितना भयावह था। और ये हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के किया है। अमेरिका को लेकर के ये कहा जा रहा था कि अमेरिका पीछे हट जाएगा क्योंकि वो ऐसे हालात पैदा कर रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बयान जारी कर दिया गया है कि 2 से 3 हफ्ते और, यानी अभी ये युद्ध 1 महीने और चलने वाला है और ऐसी तबाही की तस्वीरें वहां से आती रहेंगी। इसी बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। 35 दिन के भीतर ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी एक बार फिर से देखने को मिल गई है। अब क्या चेतावनी दी गई है कि 10 साल तक हम जंग लड़ सकते हैं। ईरान ने अपने पन्ने खोलने शुरू कर दिया और उसने बताना शुरू कर दिया है कि अगर आपने जंग की शुरुआत की तो हम तो 10 साल तक की तैयारी करके बैठे हुए हैं। हमारे पास पर्याप्त चीजें हैं। 200 मिसाइल और 300 ड्रोन हम रोजाना दागने की क्षमता रखते हैं। ये जो कहा गया है उनकी तरफ से, दरअसल ये बताता है कि ईरान की जो तैयारी है वो कितनी ज्यादा थी। ईरान बहुत अच्छे संबंध अमेरिका से बहुत पहले से नहीं रखता था। वो जानता था कि कल के दिन अमेरिका उठेगा और उस पर हमला करेगा और शायद इसी वजह से उसने इतनी बड़ी तैयारी की हुई थी। उसने अपनी तैयारियों के बारे में बताया है कि हर दिन 200 मिसाइल और 300 ड्रोन हम दाग सकते हैं। हमारे पास इतना हथियार रखा हुआ है। आप जंग को जितना खींचना चाहे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से यह बयान जारी किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इस युद्ध को 2 से 3 हफ्ते के लिए अभी और खींचेंगे। इसीलिए इसके एवज में ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम तो 10 साल तक लड़ सकते हैं इस जंग को, 2-3 हफ्ते की क्या बात होगी। हमारे पास पर्याप्त मिसाइल हैं, ड्रोन है, 200 मिसाइल 300 ड्रोन हम रोजाना दागने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ इस्फहान में किस तरीके से हमला किया गया है और उस हमले में सब कुछ तबाह हो गया है, वो भी तस्वीरें आपने देखी है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को झुका नहीं पा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज पर ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया तड़प रही है। राष्ट्रपति ट्रंप परेशान है और अब उन्होंने हॉर्मुज को लेकर के एक बड़ा और खुला ऐलान कर दिया है।
अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब ईरान बहुत मजबूती से दे रहा है। ईरान का भले ही जर्रा जर्रा थर्रा रहा हो, लेकिन दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा है जहां जंग की तपिश ना पहुंची हो। एशिया और यूरोप तो इस आग में झुलस रही हैं, जबकि अमेरिका भी परेशान है। ईरान ने दुनिया के सबसे कमजोर नस हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया। दुनिया भर के देशों में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गई। कई जगह तो पेट्रोल डीजल के दाम काफी हद तक बढ़ गए। अमेरिका चाहकर भी हॉर्मुज को खुलवा नहीं पा रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी लोगों को संबोधित करते हुए दावा किया कि ईरान की नेवी और वायुसेना खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ईरान में ऑपरेशन जरूरी था। साथ ही उन्होंने हॉर्मुज को लेकर कहा कि जो देश फंसे हैं वो या तो खुद ही हॉर्मुज खुलवाए या अमेरिका से तेल खरीदे। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ईरान अब एटमी हथियार नहीं बना पाएगा। ट्रंप ने कहा कि जंग का मकसद ईरान के शासन को तबाह करना था। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया। संबोधन में ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जंग खत्म होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट अपने आप खुल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को लगभग पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। मुश्किल काम हो चुका है, इसलिए अब आगे का काम आसान होना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप का हॉर्मुज पर सबसे चौंकाने वाला बयान रहा, जिसमें उन्होंने दुनिया को उसके हाल पर छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हैं, उनके पास दो विकल्प है, या तो वो खुद लड़कर तेल ले या अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका को बड़ा जवाब दिया। ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि ईरान ने सीज फायर की गुजारिश की है, जिस पर ईरान ने दो टूक कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पूरी तरह से खुलने और सुरक्षित होने पर सीज फायर पर विचार किया जाएगा। ईरान ने आरोप लगाया कि ट्रंप अपने आप ही बातें बना रहे हैं। साथ ही उसने ट्रंप पर बयानों की आड़ में काफी कुछ छिपाने का आरोप लगाया। ईरान के मुताबिक ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की मौत की बात छुपा रहे हैं। साथ ही ईरान ने एक बार फिर से कहा कि अगर अमेरिकी सेना ईरान में घुसी तो लौटकर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया है और ये इजराइल के सैन्य ठिकानों पर किया गया है। अगर IRGC पर हमला किया जाएगा तो ईरान इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देगा और ईरान ने इस बार वही किया है। इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया है और ये इजराइल के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया उसकी तरफ से। इजराइल पर ईरान ने ड्रोन अटैक जो किया है उसमें इजराइल को भारी नुकसान होने का दावा भी उसकी तरफ से किया गया है। जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये आसमान में उड़ते हुए ड्रोन और सीधे जाकर के जब गिरते हैं, फटते हैं, तो वहां एक इस तरीके का विस्फोट होता है। ये इस तरीके से विस्फोट होता है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। अब ये यही हुआ है। बताया ये जा रहा है कि जहां सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान उठाना भी पड़ा है। किसको? ईरान की तरफ से भेजे गए ड्रोन की वजह से इजराइल को। ये सारा तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें जरा दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये आवाज करके विस्फोट होता है। एक ड्रोन और सब कुछ तबाह। ईरान की ये ताकत है ड्रोन, और इसी वजह से वो इसमें युद्ध में टिका हुआ और अभी भी यही कह रहा है कि हम तो एक दिन में 300 ड्रोन दाग सकते हैं। अब खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ी धमकी मिली है। ईरान की धमकी आई है राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। हमारे लिए कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकता है। अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री है ईरान के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे लिए कोई डेडलाइन तय नहीं कर पाएगा। ईरान के प्रति अमेरिका अपना रवैया बदले, ये भी अराक्ची की तरफ से कहा गया है। ये अब्बास अराक्ची है जो कि
वहां के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर के कि हमारी कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकता है कि आपने 2-3 हफ्ते तय कर लिए और उसके बाद हम पीछे हट जाएंगे। अमेरिका को अपना रवैया बदलने की आवश्यकता है, यह भी ईरान की तरफ से बयान दिया गया है। ये जितने भी बयान आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ट्रंप की तरफ से दरअसल ये कह दिया गया है कि अभी ये युद्ध 2 से 3 हफ्ते और चलने वाला है। अब 2 से 3 हफ्ते अगर ये युद्ध चलने वाला है तो ये ईरान कह रहा है कि 10 साल तक हम इसे खींच सकते हैं और ये इराक़ी कह रहे हैं कि हमारी डेडलाइन कोई तय नहीं कर सकता है। हम इस युद्ध को, ईरान इस युद्ध को और लंबा खींचने की तैयारी कर रहा है ताकि अमेरिका को वो हरा सके। अमेरिका का इतिहास रहा है कि जब जब वो लंबे युद्ध में उतरा है तब तक उसे मुंह की खानी पड़ी है, तब तक उसे भागना पड़ा है, वियतनाम से लेकर के इराक तक और इसके साथ साथ अफगानिस्तान तक। एक लंबी जंग में वो फंसता है और उसके बाद सब कुछ हार करके, सब कुछ गवा करके वापस चला जाता है। अफगानिस्तान का मामला बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ। आपको याद होगा कि वहां पर अमेरिकियों को, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को अपने तमाम आर्म्स तक छोड़ करके आने पड़ गए थे, हथियार छोड़ करके आने पड़ गए थे, इस तरीके से भागना पड़ा था। राष्ट्रपति ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिकी सेना ने ईरान में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जल्द ही ईरान में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी 2 से 3 हफ्ते नहीं खत्म होने वाला है। मिडिल ईस्ट जंग की आग में धधक रहा है। खाड़ी देशों का कुदरती खजाना यानी कच्चा तेल धरा का धरा रह गया और ईरान की मिसाइलें उनके अहम ठिकानों को तबाह कर रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है और अमेरिकी जवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। ट्रंप ने संबोधन में कहा कि अमेरिका के सभी टारगेट पूरे हो चुके हैं। ईरान में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ईरानी सेना पर काबू पा लिया गया है। ट्रंप के मुताबिक युद्ध में ईरान के कई बड़े नेता मारे गए। सबसे बड़ी बात ट्रंप ने कही कि अमेरिका हमेशा से ही परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रहा और अब अमेरिकी सेना ने ईरान को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वो परमाणु कार्यक्रम जारी नहीं रख पाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत जबरदस्त सफलता मिल रही है। ट्रंप ने ऑपरेशन में शानदार जीत का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के अधिकतर नेता मारे जा चुके हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का कमांड और कंट्रोल खत्म किया जा चुका है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता में भारी कमी आई और उनकी हथियारों की फैक्ट्रियां, रॉकेट लॉन्चर टुकड़े टुकड़े किए जा चुके हैं। अब उनमें से बहुत ही कम बचे हैं। ट्रंप ने कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। जब तक लक्ष्य हासिल नहीं कर लिए जाए तब तक युद्ध जारी रहेगा। अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर हमले तेज होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की ईरान से बाहर निकलते ही तेल गैस की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। इसके लिए ईरान से किसी समझौते की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और वो हासिल किया जा चुका है। हालांकि ट्रंप के पीछे हटने के ऐलान से सुपर पावर की ताकत और रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप पर अमेरिका के अंदर ही हालात सुधारने का दबाव बढ़ रहा है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति बैकफुट पर दिख रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि अमेरिका जल्द ईरान से बाहर निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। ट्रंप अब तक ईरानी राष्ट्रपति से सीजफायर पर बातचीत के दावे करते रहे हैं, लेकिन उन दावों की हवा निकल गई है। अब कैसे ये हवा निकली, चलिए वो आपको बता देते हैं। अब तक ट्रंप पेजेश्किन सरकार के दबाव की उम्मीद कर रहा था,
कि अब सत्ता उन जनरल्स के हाथ में है जो सिर्फ युद्ध की भाषा समझते हैं। आईआरजीसी किसी भी नागरिक संस्था या विदेशी दबाव को मानने के मूड में नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल यूनिट्स पर अब मिलिट्री काउंसिल का कब्जा होगा। मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा इसके साथ साथ और ज्यादा बढ़ गया है। ये कहा गया कि इसके बाद ये लोग झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बाहर निकल जाए, लेकिन इस युद्ध में वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि ईरान के प्रॉक्सी पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है। ईरान के प्रॉक्सियों को इजराइल इस तरीके से सबक सिखा रहा है कि वो दोबारा उठ ना पाए, हिजबुल्ला हो या हूती। हिजबुल्ला ने इजराइल पर कामिकाजी ड्रोन दागा, लेकिन इसके बदले में इजराइल जो तबाही लेकर के आ रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहते हैं। ईरान के प्रॉक्सी का इजराइल पर हालांकि अटैक देखने को मिला है। कामिकाजी ड्रोन से ये अटैक किया गया है, हिजबुल्ला ने किया है। ड्रोन की लॉन्चिंग का वीडियो तक जारी किया है, आपको याद होगा। जरा ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ कि कामिकाजी ड्रोन से इस जगह पर यह निशाना साधा गया है, इस जगह पर, और यहाँ इस जगह पर जब ये निशाना साधा गया है कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल करके, तो इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश इस खुन्नस में की गई है क्योंकि इजराइल की तरफ से पिछले दिनों हिजबुल्ला के लॉन्चिंग साइट्स पर हमला किया गया था, रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर, और उसे तबाह कर दिया गया था। अब ऐसे में हिजबुल्ला की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आनी थी, तो हिजबुल्ला ने आगे बढ़ के इजराइल की इस जगह पर जाकर के हमला कर दिया। कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन से लेकर के मिसाइल तक, रॉकेट तक, सब कुछ उसे ईरान से प्राप्त होता है और उसने इस बार उसी का उपयोग किया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। इस दौरान बयानबाजी खूब हो रही है, लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइलों से इजराइल में भारी तबाही देखने को मिल रही है। इजराइल में तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक, गोलान हाइट्स तक सब कुछ बर्बाद किया जा चुका है। मध्य तेल अवीव में पानी की पाइपलाइन फट गई है, सड़क पर पानी आने से अफरा तफरी मच गई है। ये वही पानी है जिसकी कमी मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है, और अब पानी की जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। उन जगहों को ये जरा देखिए, ये पानी की पाइपलाइन यहाँ पर खुल गई है। मध्य पूर्व में मिडिल ईस्ट में जो पानी आता है, दरअसल वो डिसैलिनेशन पावर प्लांट से आता है। वहां पर पानी को बनाया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि पूरा पानी ये समुद्र से लेते हैं और उसके बाद वाटर टैंक में उसे डाल करके उसे पीने योग्य बनाते हैं। अब उन वाटर प्लांट्स पर तो हमला हो ही रहा है, पाइपलाइंस पर भी हमला किया जा रहा है, ताकि ऐसे नहीं तो पानी के माध्यम से ही झुका दे, तेल के माध्यम से ना, नहीं तो सही। ये कोशिशें की जा रही है। ये कोई छोटी मोटी खबर या छोटी मोटी घटना नहीं है कि उनकी तरफ से एक मिसाइल दागी गई और पानी का जो पाइप था वो फट गया। दरअसल पानी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि तेल की वॉर तो चलते रह रही है, लेकिन इनके पास जो पीने वाला पानी, अगर हम उसी पर पाबंदी लगा दे तो त्राही त्राही अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। डिसैलिनेशन पावर प्लांट्स को, वाटर प्लांट्स को सबसे ज्यादा निशाना इजराइल हो या फिर ईरान हो, इसीलिए बनाते हुए एक दूसरे के देश में नजर आता है कि पीने के पानी की क्षति कर दी जाए और इससे इनके यहाँ पर अपने आप तबाही आ जाएगी। दूसरी तरफ हिजबुल्ला पूरी तरीके से सक्रिय है, हूती पूरी तरीके से सक्रिय है। अब हिजबुल्ला की तरफ से क्या किया गया, उसने मिसाइल दागी, इजराइल में तबाही लाई, क्योंकि उसके रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स को तबाह कर दिया गया था। तो ये दो खबरें हैं कि मिडिल ईस्ट में अभी भी ये तबाही जारी रहने वाली है, जैसा ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। मुस्तफा ने अपने वरिष्ठ नेताओं की राह पर चलते हुए अमेरिका और इजराइल से जंग का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिका के लोगों के नाम एक खुला खत लिख दिया है। अब उस खुले खत में क्या लिखा गया है वो आपको दिखाते हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है। उन्होंने ईरान को पाषाण युग में भेजने का दावा किया, लेकिन ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामनेई और हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह के बताए रास्ते पर चलने की बात कही। मुस्तफा खामनेई से कथित तौर पर जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट की गई
जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह के नेताओं हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीदीन से लेकर IRGC के कमांडर्स जैसे कासिम सुलेमानी तक की मौत को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ किए गए बलिदानों के रूप में याद किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुस्तफा ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और इजराइल से जंग जारी रहेगी। उन्होंने ईरान के प्रति हिजबुल्लाह लड़ाकों के समर्थन की भी तारीफ की। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिकी जनता के नाम एक पत्र जारी किया। उन्होंने लिखा कि ईरान के आम अमेरिकियों से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने सरकारों और नागरिकों में अंतर करने पर जोर दिया। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरानी लोग किसी भी देश के लोगों के प्रति दुश्मनी नहीं रखते, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। उन्होंने इसे केवल राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक सोच बताया। पेजेश्कियान ने ईरान की कार्रवाई का बचाव करते हुए इसे वैध और आत्मरक्षा पर आधारित प्रतिक्रिया बताया है और कहा कि परमाणु समझौते से हटने और तनाव बढ़ाने का फैसला अमेरिकी सरकार की ओर से दिए गए विनाशकारी विकल्प थे। ईरानी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों की ओर से ईरान को खतरे के रूप में पेश किए जाने की आलोचना की। ईरानी राष्ट्रपति ने इजरायल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अमेरिका पर इजरायल के प्रतिनिधि के रूप में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन बाहरी प्रभाव में काम कर रहा है और सवाल किया कि क्या अमेरिका इजरायल के प्रतिनिधि के रूप में संघर्ष में शामिल हुआ है। उन्होंने इसे प्रॉक्सी भूमिका की तरह बताया जो क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। साफ है कि जहां एक और ईरान दावा कर रहा है कि उसका संघर्ष जारी रहेगा, तो वहीं खुद को निर्दोष साबित करने का भी प्रयास किया। सवाल यह है कि अमेरिका तो जंग का दोषी माना जा सकता है, लेकिन क्या वास्तव में ईरान पूरी तरह से निर्दोष है? अब आपको ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत के बारे में भी बता देते हैं कि क्यों आखिरकार ईरान इतना ऊंची उड़ान भरते हुए नजर आ रहा है। उसकी वजह है कि ईरान की मिसाइलें 2000 से 2500 किलोमीटर तक का प्रहार कर सकती है। पिछले दिनों डिएगो गार्सिया पर 4000 किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल से उनकी तरफ से अटैक किया गया था। पूरी दुनिया ये नहीं जानती कि कौन सी मिसाइल उन्होंने बना ली है जो कि 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता को तय कर सकती है। लेकिन अभी जो लिखित पन्नों में है वो 2500 से 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल ईरान के पास है। ये कहता है पूरा मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्वी यूरोप, इजराइल ईरानी मिसाइलों की जद में आ सकता है। इसीलिए बाकी यूरोप उतरने के बारे में भी नहीं सोच रहा है। यूरोप की तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये हमारी जंग नहीं है, हमें इसमें नहीं उतरना है। इसके आगे ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत के सामने किस तरीके से इजराइल भी अभी कहीं ना कहीं बेसुध नजर आ रहा है कि हर जगह हमले तो हो रहे हैं, लेकिन आयरन डोम उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। ईरान ने फतह-1, फतह-2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर ली और इस युद्ध के बाद तो उसने बहुत तेजी से मिसाइल प्रोडक्शन शुरू कर दिया था ताकि अपने दुश्मनों को आगे आने वाले युद्ध में वो हरा सके। 2025 के बाद उसने ये सोचा था और उसने उस तरीके से मिसाइल्स को बनाया भी है। तो ये फतह-1 से लेकर के 2 तक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स उसकी तरफ से विकसित कर ली गई हैं जिसमें वो किसी को भी निशाना बना सकता है। पहाड़ों के नीचे गहरे भूमिगत मिसाइल सेंटर्स, सिटी का जाल उसकी तरफ से बिछाया गया है और वो तस्वीरें वो बार बार दिखाते रहते हैं। मिसाइल सिटी की तस्वीरें दिखाते रहते हैं कि हमारे पास अभी कितना जखीरा पड़ा हुआ है। इसलिए तो कह रहे हैं कि 10 साल तक अभी हम इस जंग को और लड़ सकते हैं। खुर्रमशहर और सेजर मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, खुर्रमशहर 4 भी है इसमें। शायद 136 जैसे आत्मघाती ड्रोन है उसके पास जो झुंड में जाकर के हमला कर देते हैं। और जब ये ड्रोन झुंड में जाकर के हमला करते हैं तो इजराइल के आयरन डोम से लेकर के आयरन बीम तक सब कुछ धराशायी नजर आता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि किसे इंटरसेप्ट करना है, किसे रोकना है और उसकी वजह से और ज्यादा नुकसान हो जाता है। शायद 149 जैसे ड्रोन 4000 किलोमीटर तक जाकर के हमला कर सकते हैं। सोचिए 4000 किलोमीटर तक जाकर के हमला किया जा सकता है। सबसे सस्ते, खर्चीले भी ज्यादा नहीं है और सबसे ज्यादा धमाके करके नुकसान भी ये पहुंचा देते हैं। इसलिए ये ईरान की ताकत है। ईरान की मिसाइलें 2000 से 2500 किलोमीटर तक तो मारक क्षमता रखती है, लेकिन डिएगो गार्सिया में उनकी तरफ से जिस मिसाइल का उपयोग किया गया था उसके बारे में आज तक ना तो बताया गया और ना ही आज तक कोई समझ पाया कि वो कौन सी मिसाइल थी जो 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता रख करके डिएगो गार्सिया तक चली गई थी। अब खबर यह है कि लेबनान में इजरायली सेना को एक बड़ा झटका लग गया है। लेबनान में इजरायली सेना को, जहां पर आईडीएफ लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसे खुद झटका लगा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक पर कब्जे का दावा कर दिया और ये दावा पहली बार नहीं, उसने पहले भी किया था। हिजबुल्लाह लड़ाकों के कब्जे में आईडीएफ का जवान है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी उनकी तरफ से जारी कर दी गई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो टैंक है, ये टैंक और ये जवान दोनों ही इजराइल के हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का ये सैनिक है और हमने उनके टैंक पर कब्जा कर लिया है क्योंकि अंदर तक घुस करके ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है हिजबुल्लाह को लेकर के। तो बेरूत में
सड़कों पर इजराइल की आर्मी उतरी हुई है। और अब देखिए किस तरीके से ये जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं उसे बाहर निकालते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और फिर वो अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करता है। लेकिन आप भी समझते हैं कि जब युद्ध चल रहा है और हिजबुल्लाह के यहाँ इतनी तबाही हो रही है तब वो रहम तो खाने वाले बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने उसे बाहर निकाला और इसके बाद ये पूरा मैसेज उसने रिकॉर्ड करवाया है कि क्या कुछ हो रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान को उन्होंने बंधक भी बनाया है और इस टैंक पर भी कब्जा कर लिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इस युद्ध में अभी भी तमाम देश आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। तो ईरान ने अब आगे बढ़कर के बहरीन पर बड़ा हमला कर दिया है। बहरीन अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो जंग में ना उतरे। अमेरिकी कंपनी अमेजॉन के दफ्तर पर यह अटैक कर दिया गया है। अमेजॉन वेब सर्विस के डेटा सेंटर पर यह हमला किया गया है। IRGC ने अमेरिकी कंपनियों पर हमले की धमकी दी है। उन्होंने 1 अप्रैल 2026 को लेकर के ये कहा था कि रात 8 बजे के बाद हम टेक कंपनियों पर हमला करना शुरू कर देंगे, इसलिए कर्मचारी वहां पर ना जाएं। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें आई कि बहरीन में ये अमेजॉन की वो बिल्डिंग है, ये वेब सेंटर डेटा बिल्डिंग है जिस पर यह हमला किया गया और इन तमाम कंपनियों पर यह आरोप लगाए गए ईरान की तरफ से कि ये हमारी डेटा को अमेरिका को पहुंचा रहा है, ये युद्ध में इन कंपनियों का इस्तेमाल हो रहा है, ये कोई टेक कंपनियां नहीं है। ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद आगे बढ़कर के अमेजॉन के ऑफिस का क्या हाल किया जरा वो देखिए। नीचे खड़ी हुई जो गाड़ियां हैं उनकी दुर्गति देखिए। आग को बुझाने का प्रयास कितना भी कर लिया जाए लेकिन अमेजॉन का करोड़ों का नुकसान भी इसी के साथ कर दिया गया है। अमेजॉन में जो तबाही बहरीन में लाई गई है, अब ये तस्वीर और भी बदल करके आ सकती है क्योंकि 18 कंपनियों को लेकर के ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि ये कंपनियां दरअसल अमेरिका को हमारा डेटा सप्लाई कर रही है, ये जंग में सीधे तौर पर शामिल, इसलिए हम इन पर हमला करेंगे। 1 अप्रैल 2026 रात 8 बजे से हमला करना शुरू करेंगे, इसलिए कर्मचारी वहां से दूर चले जाए। पेजिशकियान इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारा अमेरिकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से भी मात खाते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स अब नजर आने लगी है। जो सड़कों पर उतर करके गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन इजरायली डिफेंस फोर्स चला रही थी, उन्हें लगा कि हिजबुल्लाह के घर में घुस करके भी वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने घर में घुसे हुए इजरायली डिफेंस फोर्स को जवाब देना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि अब सड़कों पर से इजरायली डिफेंस फोर्स के टैंक पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाए। इस जंग में हिजबुल्लाह का भी नुकसान हुआ, लेबनान का भी नुकसान हुआ है, तो इजरायली डिफेंस फोर्स का भी उतना ही नुकसान हुआ है, इजराइल का भी उतना ही नुकसान हुआ है जितना अन्य देशों में हुआ है, क्योंकि युद्ध की आग सिर्फ दूसरे देश को नहीं जलाती है। जब युद्ध शुरू होता है तो उस युद्ध में उस देश को भी उतनी ही हानि होती है। अमेरिका जंग से निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है, तड़प रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अपने बयान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान अमेरिका के दावों को नकार रहा है और इन सब के बीच में एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वो खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में तबाही जारी है, ईरान बर्बाद हो रहा है। 10,000 से ज्यादा जगहों पर बम और मिसाइलें गिराए जा चुके हैं। खाड़ी देशों के अहम ठिकाने आग के शोलों में बदल रहे हैं। अमेरिका इस जंग में फंसता दिख रहा है। जहां एक तरफ सैनिकों की मौत और घायल होने से उस पर घरेलू दबाव है, तो वहीं ईरान के हमलों से उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका के लिए आगे बढ़ना या जंग से पीछे हटना दोनों ही मुश्किल हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए परेशान है। इस बीच खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत बड़ी डील हो सकती है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन और तेहरान के बीच चल रही सीक्रेट मीटिंग्स में हॉर्मुज खुलवाने को लेकर चर्चा की गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हॉर्मुज खुलवाने के बदले युद्ध विराम पर चर्चा की जा रही है। ईरान के साथ 1 महीने से भी ज्यादा लंबी जंग के बाद भी ट्रंप अपना कोई मकसद नहीं पूरा कर पाया। अब उनके लिए यहाँ से इज्जत के साथ वापसी भी मुश्किल हो गई है। ट्रंप भले ईरान को दुनिया के सामने डरा धमका लें, लेकिन पर्दे के पीछे किसी भी कीमत पर सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं।
अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 3 अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसी डील की जमीन तैयार हो रही है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। ट्रंप प्रशासन अब न्यूक्लियर बम की धमकियों से हटकर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए समझौते की मेज पर उतर आया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने शर्त रखी है कि अगर वो हॉर्मुज स्ट्रेट को मुक्त और साफ कर देता है तो अमेरिका अपनी घातक बमबारी तुरंत रोक देगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ट्रंप के अधिकारी ईरान से सीधी बात कर रहे हैं या ओमान और कतर जैसे मध्यस्थों के माध्यम से, लेकिन इतना तय है कि ट्रंप खुद इस डील को फाइनल करने के लिए प्रशासन के भीतर लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। हालांकि ये बातें पर्दे के पीछे की जा रही हैं, लेकिन पर्दे के सामने ट्रंप हमेशा से ही दावा करते रहे हैं कि ईरान उनसे युद्ध विराम की गुजारिश कर रहा है, जबकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ कोई सीजफायर नहीं चाहता और हॉर्मुज अमेरिका के लिए नहीं खुलेगा। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कुछ समय पहले यूरोपीय नेताओं से बातचीत में संकेत दिए थे कि अगर अमेरिका हमलों की गारंटी दे तो वो युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में सुपर पावर वाले ट्रंप फजीहत करवाने के बाद अब हॉर्मुज से पीछे हटना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है वो आपको बता देते हैं। इसके पीछे की जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि वो युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाह रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि लंबे युद्ध में उनके सैनिक थक जाएंगे और अमेरिका जंग हार जाएगा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए इस जंग में अपना परचम लहराना चाहते हैं कि हमने इसे जीत लिया है। दूसरी वजह यह है कि हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका को जटिल सैन्य अभियान चलाना पड़ेगा और उन्हें पता है कि उनके पास तो पहले से ही तेल है, वेनेजुएला का तेल उनके पास पड़ा हुआ है, तो उन्हें आवश्यकता नहीं है। और अब ये ऐलान आपदा में अवसर वाला ट्रंप की तरफ से कर भी दिया गया कि जिसे तेल चाहिए वो हमसे ले ले, हॉर्मुज जिसे खुलवाना है वो अपना देख ले। तीसरी वजह यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 1% तेल ही यूएस आता है। यही मैं कह रही थी अभी कि वो तो वेनेजुएला के तेल भंडार पर पहले से ही कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और बहुत साल पहले उन्होंने शेल से पेट्रोल डीजल बनाना शुरू कर दिया था, तो उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये उनकी तीसरी वजह है कि वो हॉर्मुज से पीछे हटना चाहते हैं। चौथी वजह यह है कि यूरोपीय देश हॉर्मुज पर मदद से पीछे हट गए हैं। वो खुद भी तो पीछे हट गए हैं। जब वो आगे नहीं आ रहे हैं तो वो किसके लिए लड़े? ट्रंप तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं नेटो के लिए भी, यूरोपीय देशों के लिए भी। पांचवी वजह यह है कि हॉर्मुज के चलते मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को हमले से बचाना भी चाहते हैं, कि हॉर्मुज के चलते मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस बने हुए हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं वो रुक जाए। छठा कारण यह है कि ट्रंप का दावा है कि ईरान में उनके उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। अब कौन से उद्देश्य हैं वो खुद भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अपना बयान बदलने में माहिर हैं ट्रंप। कभी उनको रिजीम चेंज करनी थी, अब अयातुल्लाह अली खामनेई बस गए हैं, पहले दिन ही चले गए थे और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पास जितने रीजन थे, हमें जो प्राप्त करना था वो हम प्राप्त कर चुके हैं, और अगर प्राप्त कर चुके हैं तो युद्ध को समाप्त कर दो ना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, उनकी तरफ से युद्ध को अभी और ज्यादा भड़काया जाएगा ये कहा जा रहा है। अब खबर यह है कि हॉर्मुज पर ईरान के शिकंजे से टेंशन भी बढ़ते जा रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया का तेल सिर्फ अमेरिका से ही खरीदा जाता है। मिडिल ईस्ट में तो सब कहीं से तेल जो है वो ईरान के माध्यम से भेजा जाता है, दूसरे देशों के माध्यम से भेजा जाता है। इसीलिए बाकी देश तो डरे हुए बैठे हैं कि ईरान ने जो शिकंजा कसा है उससे टेंशन है। 400 शिप मंजूरी का इंतजार कर रही है पोर्ट पर खड़े होकर के कि किसी तरीके से हमें मंजूरी मिल जाए और हम आगे बढ़ जाए। ये तमाम वो अलग अलग देशों की शिप्स हैं जो कि यहाँ पर अटकी पड़ी हुई है। ये सारी तेल लोड करके, गैस लोड करके यहाँ पर खड़े हुए हैं, हॉर्मुज से एंट्री चाहते हैं। लेकिन हॉर्मुज में साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि अगर कोई देश यहाँ से गुजरना चाहता है तो पहले उसे ईरान से परमिशन लेनी होगी। और जिन देशों ने परमिशन नहीं ली है उनके ऑयल टैंकर्स का, शिप्स का जो हाल किया गया था बीच समंदर आग लगा करके, वो भी आपको याद होगा। ये 400 ओवरलोड की हुई शिप्स पोर्ट पर खड़ी हुई है इस इंतजार में कि हॉर्मुज से किसी तरीके से ईरान हमें हरी झंडी दे दे ताकि वो यहाँ से रवाना हो जाए, आगे बढ़ जाए और अपने अपने देश की तरफ बढ़ सके। हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका इस वजह से भी पीछे हटा है कि ईरान को अगर अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना है तो वो तेल वैसे भी बेचेगा। जिन राष्ट्रों को वो बेचना चाहता है उन राष्ट्रों को तो बेचेगा ही। अमेरिका को तो वो पहले से नहीं बेचता है, 1% बेचता है, तो उनका वैसे भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो हम क्यों इस जंग में और ज्यादा उलझें कि हॉर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप इस वजह से भी पीछे हट रहे हैं कि जिसे चाहिए, जिस देश को चाहिए, एशियन कंट्रीज को चाहिए, यूरोप को चाहिए, नेटो को चाहिए, वो खुद जाकर के बात कर ले। अमेरिका तो नहीं चाहता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन में, जो कि अमेरिका के वक्त के हिसाब से रात 9 बजे और भारत के समय अनुसार सुबह 6:30 बजे हुआ है, उस संबोधन में बेहद अहम क्या रहा वो जरा जानिए।
उस संबोधन में दरअसल जनरल सुलेमानी का जिक्र ट्रंप की तरफ से किया गया और उन्हें जीनियस जालिम कहा गया है। लेकिन काबिल शख्स भी बता रहे हैं, अब जीनियस बता रहे हैं जनरल कासिम सुलेमानी को, तो क्यों और कैसे, वो देखें हम। ट्रंप ने अपने संबोधन में कासिम सुलेमानी का भी जिक्र किया। उन्होंने कासिम सुलेमानी की तारीफ भी की। ट्रंप ने दावा किया कि अगर आज वो होता तो ईरान बहुत बेहतर और मजबूत होता। ट्रंप ने कहा कि उनके पहले कार्यकाल में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी, जिसकी वजह से ईरान उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना वो हो सकता था। ट्रंप ने कहा कि ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वो ऐसे कदम ना उठाते तो ईरान आज और मजबूत होता। ट्रंप ने अपनी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 2 कार्यकाल के दौरान ईरान को परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल होने से रोकने के लिए बड़े कदम उठाए। ट्रंप ने कहा कि उनके पहले कार्यकाल में जनरल कासिम सुलेमानी मारा गया। वो एक दुष्ट, जीनियस और बहुत ही काबिल इंसान था। ट्रंप ने दावा किया कि सुलेमानी ही रोड साइड बम के जनक थे और उन्होंने जो कुछ भी किया वो बेहद भयानक था। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पहले कार्यकाल में जनरल कासिम सुलेमानी मारा गया। वो एक दुष्ट जीनियस थे, एक बहुत ही काबिल इंसान थे, लेकिन एक भयानक इंसान भी थे। वो रोड साइड बम के जनक थे और उन्होंने जो कुछ भी किया वो बेहद भयानक था। अगर वो जिंदा होते तो शायद ईरान आज कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत स्थिति में होता। अगर वो जिंदा होते तो शायद हमारी बातचीत कुछ और ही होती। जनरल कासिम सुलेमानी IRGC के कुछ फोर्स के कमांडर थे। वो 1998 से 2020 तक इस पद पर रहे और 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। पश्चिमी देश अमेरिका और उसके सहयोगी सुलेमानी को मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक व्यक्ति मानते थे, क्योंकि वो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉक्सी वॉर के मास्टरमाइंड माने जाते थे। उन्होंने एक ऐसा एक्सिस तैयार किया जो ईरान के सीधे शामिल हुए बिना ईरान के लक्ष्य के लिए उनके दुश्मनों से लड़ सकता है। सुलेमानी ने हिजबुल्लाह, हमास, हूती, शिया मिलिशिया को हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग दी। इससे ईरान बिना सीधे युद्ध लड़े क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता था। अमेरिका के मुताबिक सुलेमानी की कुछ फोर्स ने इराक में 2003 से 2011 के दौरान अमेरिकी सैनिकों पर हमले कराए। ईरान में सुलेमानी को एक हीरो माना जाता था, साथ ही पूरी दुनिया में भी उन्हें एक काबिल जनरल की तरह देखा जाता है। उन्होंने सीरिया, इराक के हिस्सों को ISIS से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। तो जनरल कासिम सुलेमानी को मिस कर रहे हैं, और कौन मिस कर रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 2020 में दरअसल उनकी हत्या कर दी गई थी। कौन थे जनरल कासिम सुलेमानी? ईरान। पहले तो ये तस्वीर देखिए, ये है जनरल कासिम सुलेमानी जिन्हें याद किया गया ट्रंप की तरफ से। ईरान के IRGC के कुछ फोर्स के कमांडर थे और 1, 2, 3 साल से नहीं बल्कि दशकों तक उन्होंने ये पूरा जिम्मा संभाला है। ये कहा जाता है उन्हें लेकर के कि आज जो भी प्रॉक्सी बने हुए हैं वो कासिम सुलेमानी की ही देन है। 1998 से 2020 तक उस फोर्स के कमांडर रहे हैं। 22 साल तक उन्होंने इस पद को संभाला है। 22 साल इस पद पर रहते हुए ईरान के लिए उन्होंने कई काम किए। ईरानी विदेश नीति और क्षेत्रीय प्रभाव के बड़े आर्किटेक्ट वो माने जाते हैं कि ईरान का नाम ना आए, लेकिन वो जंग में शामिल भी हो जाए और जंग में अपने दुश्मनों को पछाड़ भी दे, ऐसी तैयारी कासिम सुलेमानी की तरफ से की जाती है। इसलिए ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि जालिम जीनियस था वो। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉक्सी संगठनों के मास्टरमाइंड, ये वही व्यक्ति है जिसने हिजबुल्लाह से लेकर के हूती तक सबको गढ़ा है। और जो यूरोपीय कंट्री में, अमेरिका में तमाम प्रॉक्सीज की बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी ने उन्हें बहुत पहले ही बना दिया था। लेबनान, फिलिस्तीन, यमन, इराक, सीरिया में प्रॉक्सी नेटवर्क खड़ा किया गया किसकी तरफ से? जनरल कासिम सुलेमानी की तरफ से। 22 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ ईरान को देकर के गए हैं। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, शिया मिलिशिया के को हथियार देना, ट्रेनिंग देना, फंडिंग देना, और आज ईरान इसी वजह से इस युद्ध में टिका हुआ नजर आता है कि अगर आज ये सब कुछ उसके पास नहीं होता तो वो शायद अमेरिका और इजराइल के हाथों बहुत पहले हार चुका होता। कुछ फोर्स पर इराक में 2003 से 2011 के दौरान US जवानों पर हमले का आरोप भी लगा। जवानों पर हमले का आरोप लगा, लेकिन बनाया इसीलिए गया था। US, यूरोप, इजराइल और खाड़ी देश मानते थे कि ये बेहद खतरनाक है। जनरल कासिम सुलेमानी भी और उनके द्वारा बनाए गए तमाम प्रॉक्सी संगठन, और आज भी तो नाक को चने चबवाए जा रहे हैं इजराइल को खासतौर पर। 3 जनवरी 2020 को बगदाद में US के ड्रोन अटैक में
जनरल कासिम सुलेमानी की जान चली गई थी, जिन्हें आज याद किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से। ईरान की जनता के बीच हीरो माने जाते थे कासिम सुलेमानी। पूरी जनता ईरान की उन्हें सलाम करती थी और धन्यवाद भी देती थी कि उनके देश को अगर किसी ने बचा करके रखा है तो जनरल कासिम सुलेमानी को, और बेहद वो अयातुल्लाह अली खामनेई के नजदीक भी माना जाता था। अयातुल्लाह अली खामनेई के करीबी भी थे, लेकिन आज अचानक से उनके गुजरने के 6 साल बाद अमेरिका को उनकी याद सता गई है। अब खबर यह है कि इजराइल का लेबनान पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है। इजराइल ने लेबनान को एक बार फिर से निशाना बनाया है और ये निशाना उसकी तरफ से राजधानी बेरूत में बनाया गया। इस बार बेरूत पर बड़े हमले का दावा उसकी तरफ से किया जा रहा है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह कमांडर पर हमले का दावा है कि हमले में 2 गाड़ियों को नुकसान हुआ, 7 की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। जरा ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया है लेबनान में हिजबुल्लाह को लेकर के, उसमें वो कह रहा है कि 7 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जख्मी बताए जा रहे हैं। ये गाड़ियों पर जो हमला हुआ है, गाड़ियां तो क्षतिग्रस्त हुई हैं। जो उन्होंने गाड़ियों को आग की चपेट में लिया, उसकी वजह से जनहानि बहुत ज्यादा हो गई है। लोग मारे गए हैं, घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर अवस्था में। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें ऐसा हो गया है कि राजधानी बेरूत से, लेबनान की राजधानी बेरूत से अब बार-बार आनी शुरू हो गई हैं। एक सिलसिला सा शुरू कर दिया गया है कि लेबनान से ऐसी ही तस्वीरें अब सामने आती रहेंगी। हिजबुल्लाह से कहा जा रहा है पीछे हट जाओ, लेकिन हिजबुल्लाह तो हमास के वक्त पीछे नहीं हटा। अब तो ईरान है जिसने उसे गढ़ा है, तो अब कैसे पीछे हट जाएगा। उसकी कीमत लेकिन वो अच्छी खासी चुका रहे हैं। उनका देश भी अच्छा खासा बर्बाद होते हुए नजर आ रहा है। जंग की वजह से अमेरिका और नेटो के बीच में दरार भी बढ़ते जा रही है। अमेरिका चाहता है कि नेटो उतरे। अमेरिका बार बार ये कहता है कि ये तो सिर्फ कागज के शेर है नेटो को लेकर के, और अगर हम पीछे हट गए तो नेटो पूरी तरीके से बिखर जाएगा। अब जंग की वजह से अमेरिका और नेटो के बीच में दरार इसीलिए और ज्यादा बढ़ते जा रही है। पहले यूक्रेन का मुद्दा था, फिर ग्रीनलैंड का इश्यू आया, और अब ईरान की वजह से दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। अमेरिका और नेटो के बीच अदावत एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है। एक बार फिर नेटो के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा है। एक बार फिर अमेरिका के नेटो से अलग होने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। ट्रंप प्रशासन की नीतियों में अमेरिका की सुरक्षा सबसे ऊपर है, जबकि यूरोप काफी नीचे आ चुका है। लिहाजा अमेरिका अब यूरोपीय देशों से दूर हट रहा है। यूक्रेन जंग को लेकर भी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनातनी सामने आई। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर यूरोपीय देशों ने अड़ंगा लगाया तो ट्रंप का पारा चढ़ गया। उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम नहीं होने के लिए यूरोपीय देशों को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने नेटो के सहयोगी देशों पर रक्षा बजट पर ज्यादा नहीं खर्च करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका हट जाए तो नेटो का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी अमेरिका और सहयोगी नेटो देशों के बीच तलवारें खिंच गई। नेटो देशों ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की ट्रंप की कोशिशों का विरोध किया, जो ट्रंप को एक बार फिर नागवार गुजरा। ईरान के मुद्दे पर तो ट्रंप का गुस्सा ही फूट पड़ा। दरअसल पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि ईरान के मुद्दे पर नेटो देश अमेरिका का साथ दे सकते हैं, लेकिन पहले ब्रिटेन और फिर स्पेन समेत कुछ अन्य देशों ने अमेरिका के लिए अपने एयर स्पेस बंद किए और फिर जंग में साथ देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि बाद में ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी और अब यह आशंका पुख्ता होती जा रही है कि अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा संधि यानी नेटो से अलग हट सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नेटो छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें नेटो कभी पसंद नहीं था। ईरान से जंग खत्म होने के बाद इस पर फैसला होगा। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग अमेरिका की नहीं थी, ये यूरोप का युद्ध था। फिर भी अमेरिका ने यूक्रेन का सहयोग किया, लेकिन जब हमारी बारी आई तो सब साइड हो गए। ट्रंप ने कहा कि पुतिन भी नेटो की ताकत जानते हैं, इसीलिए वो भी इसे गंभीरता से नहीं लेते। साफ है कि अमेरिका के रुख से नेटो के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका के हटने के बाद नेटो में कोई दम बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका को ईरान ने मिडिल ईस्ट जंग में पानी पिला पिला करके जख्म दिया है। इतना ताकत होने के बाद भी ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। अब आपको दोनों देशों की ताकत के बारे में बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम बात करें अगर अमेरिका की ताकत की, तो इनका रक्षा बजट जो है वो 895 से 997 अरब डॉलर का है। ईरान की ताकत यह है कि रक्षा बजट पर वो 10 से 15
अरब डॉलर खर्च करता है। ये अमेरिका के लिहाज से तो कहीं तक नहीं टिकते हैं, लेकिन फिर भी नाको चने चबा रखे हैं। सैनिकों की संख्या यहाँ पर लगभग 13.3 लाख है। यहाँ पर सैनिकों की संख्या 6.1 लाख है। इसमें भी अमेरिका भारी नजर आता है। सैनिकों की संख्या अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है और अमेरिका की आर्मी नंबर 1 पर पहले से ही है। 7.9 लाख रिजर्व सैनिक है अमेरिका के पास। ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक है, तो ये उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर भी। बावजूद इसके एक सैनिक इस हिसाब से लड़ रहा है कि ये देश की लड़ाई है और इसीलिए अमेरिका को ज्यादा नुकसान भी वो पहुंचा पा रहा है उनके हथियारों में। कुल इनका जो फाइटर विमान है वो 13,000 से ज्यादा है। ये उनके विमानों की संख्या है। इनके पास लगभग 550 फाइटर विमान मौजूद है। F-35, F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स इसमें शामिल है, लेकिन अधिकतर पुराने रूसी या फिर अमेरिकी विमान ही हैं जिनसे काम ईरान की तरफ से चलाया जा रहा है। 465 से 484 कुल नेवी पावर इनकी है। नेवी पावर के मामले में भी ईरान पीछे नजर आता है। 109 कुल इनकी ये नेवी पावर है। जमीन से लेकर के आसमान तक और पानी तक लड़ने के हथियारों से लेकर के सैनिकों तक सब में अमेरिका भाग रही है। लेकिन ईरान जिस तरीके से युद्ध लड़ रहा है, अब अमेरिका खुद पीछे हटना चाहता है। वो ऐलान अपने ईगो में आकर के नहीं कर रहा है। 11 परमाणु विमान वाहक पोत है इनके पास। ना तो परमाणु हथियार है जिसके लिए ये पूरी जंग लड़ी जा रही हो, ना ही कोई विमान वाहक पोत है उन्हें ले जाने के लिए। जब हथियार ही नहीं है तो पोत कहां से होंगे। 66 पनडुब्बियां इनके पास है। इनके पास 25 पनडुब्बियां और बहुत सारे छोटे युद्ध पोते हैं। अमेरिका के पास सबसे बड़ा युद्ध पोत जो था जेराल्ड आर फोर्ड, जो पिछले दिनों गया भी कैरेबियन सी को पार करके फारस की खाड़ी में जिसे वापस बुलाना पड़ा, उससे कहीं नीचे ईरान नजर आता है। लगभग 4,666 टैंक अमेरिका के पास है। ईरान के पास टैंक की संख्या भी 2675 है, 2,675 है। इसमें भी वो आधे टिके हुए नजर आते हैं। 4 लाख से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, लेकिन इनके पास बख्तरबंद गाड़ियां भी उतनी ही कम है। 75,000 से ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन 75,000। लगभग 3,700 परमाणु हथियार है। आधिकारिक तौर पर इनके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। और इसी बात की तो ये जंग चल रही है कि परमाणु हथियार किसी भी तरीके से अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान बना ले। तो ये इनका पूरा लेखा जोखा है कि यूएस की भारी सेना के भी ईरान ने पसीने छुड़वा रखे हैं। और ये तो हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे ड्रोन से जब वो भेजते हैं तो अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर जेट धराशायी हो जाते हैं और अच्छा खासा नुकसान सिर्फ छोटे छोटे ड्रोन की वजह से किया जा रहा है, जो कि कम लागत के हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज संकट की वजह से दुनिया भर में ईंधन के लिए हाहाकार मच गया है। कई देशों में तो लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तेल को लेकर के हालात क्या है। युद्ध के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज का गला कसकर दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति होगी इसकी आशंका शायद किसी को भी नहीं थी। ईरान के एक प्रहार से दुनिया भर में हाहाकार मच गया। हालात ऐसे हो गए कि कई देशों को ईंधन बचाने के लिए उपाय लागू करने पड़े और कई देशों में हालात लॉकडाउन जैसे हो गए। बताया जा रहा है कि तेल संकट के कारण ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अपनी घरेलू यात्रा रद्द कर दी। उन्होंने लोगों से निजी गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने की अपील की। पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा कि फिलहाल हालात सामान्य नहीं है, जरूरत से ज्यादा तेल और गैस का इस्तेमाल मत कीजिए। उन्होंने किसान और छोटे व्यापारियों को तरजीह देने की कोशिश करने की अपील की। हालात ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश के ही नहीं, अमेरिका के भी खराब है। यहाँ पेट्रोल की कीमत $3.75 प्रति गैलन के पार चली गई, जबकि अमेरिका पहले से ही टैरिफ, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा था। हॉर्मुज बंद होने से सबसे ज्यादा असर एशिया पर पड़ा। फिलीपींस में ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया गया है। यहाँ पेट्रोल की कीमत करीब 200% तक बढ़ गई है, जबकि वियतनाम सरकार ने ईंधन पर लगने वाला पर्यावरण टैक्स हटा लिया है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। उधर थाईलैंड में पेट्रोल डीजल की कमी के कारण कई पंप बंद हो गए, जबकि सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है।
महाशक्ति चीन भी ईंधन की किल्लत से जूझ रहा है। यहाँ भी ईंधन की कीमत करीब 20% तक बढ़ाई गई है, जबकि दक्षिण कोरिया ने तो बिजली बचाने के लिए कैंपेन तक लॉन्च किया। हालात अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप के देशों के भी खराब है। स्वेज कैनाल से मिलने वाला रेवेन्यू काफी गिर गया है। इसके अलावा पर्यटन से होने वाली आय में भी गिरावट आई है, जबकि ब्राजील में खाद का आयात कम होने से सोयाबीन प्रोडक्शन प्रभावित होने की आशंका है। नाइजीरिया में पेट्रोल के दाम दोगुने हो गए हैं, जबकि यूएई में तो पेट्रोल की कीमत में करीब 40% की बढ़ोतरी की गई है। हॉर्मुज को लेकर के ईरान की तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश तो अमेरिका के ऊपर की गई थी, लेकिन अमेरिका ने भी बड़ी चालाकी के साथ अपने कदमों को पीछे खींचा, ये कहते हुए कि जिसे खुलवाना है वो जाकर के खुद देख ले, क्योंकि उनके साथ ना तो यूरोपीय कंट्रीज आए और ना ही नेटो के देश आए। और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर तेल सप्लाई होता है तो नेटो की तरफ ही होता है, यूरोपीय कंट्री की तरफ ही होता है। अमेरिका ये कह करके अपना पल्ला छुड़ाने में लग गया है कि हमारे यहाँ पर तो सिर्फ 1% तेल ही आता है ईरान से, तो हम क्यों जंग में अपना समय बर्बाद करें हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं है। बाकी देशों को तेल की आवश्यकता है, हॉर्मुज के रास्ते जो आता है, इसीलिए बाकी देश इस किल्लत से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ईरान बाकी देशों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल देगा या फिर अपनी शर्तों पर अड़ा रहेगा। जब तक टैक्स नहीं ले लेगा तब तक उन्हें ना तो सुरक्षा देगा और ना ही उन्हें खुलेगा। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।